नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो यूकेपीएससी के इस लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके लाए हैं और इसे आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 3 से 10, अनुच्छेद 4 से 11, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 6 से 11। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है और इस संबंध में हमें स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है और यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 में भारत के नागरिक बने और नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 39A समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण। तो अनुच्छेद 48 जो है ये गलत है आपका, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। बाकी सारे क्या हैं? सुमेलित हैं। अनुच्छेद 39A में सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है और अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है और अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। ठीक है, तो अनुच्छेद 48 जो है उसमें क्या है आपका? कृषि और पशुपालन का संगठन। निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। 1 और 2 सही हैं, 3 और 4 सही हैं, 1, 2, 3 सही हैं या केवल 3 सही हैं? तो इसमें केवल 3 सही है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है संसद के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद की कोई भी भूमिका की आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति या याचिका समिति। तो यह है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का गठन जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर 1950 में हुआ था। इसमें मूलतः 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में इसकी सदस्यता को बढ़ाकर 30 कर दिया गया और इसके सभी 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। यह समिति भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। समिति के सदस्य प्रत्येक वर्ष लोकसभा के सदस्यों के बीच से क्या किए जाते हैं? चुने जाते हैं। भारत का महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति अर्ह होगा। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही है, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, केवल 1 ही सही है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। भारत के महान्यायवादी का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोक और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? सामान्य विधेयक, धन विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, विनियोग विधेयक। तो सामान्य विधेयक में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में है। इस प्रावधान के तहत लोकसभा से पारित किसी सामान्य विधेयक को
राज्यसभा में मंजूरी न मिलने की स्थिति में संयुक्त बैठक के जरिए उसे पारित किए जाने का प्रावधान है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो अनुच्छेद 61 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। अनुच्छेद 67 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 94 उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 90 स्पीकर को हटाना। तो आपका देखिए, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है। अनुच्छेद 67 ख में उपराष्ट्रपति को हटाना है। अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाना है और अनुच्छेद 90 में राज्य राज्यसभा के उपसभापति को हटाना है। विधानमंडल का मंत्रिपरिषद राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो 10, 12, 13 और 14। तो 12 हो सकती है। मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 12। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 276 या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं। केंद्रीय सतर्कता आयोग का केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। सतर्कता आयोग सरकार द्वारा 1964 में संस्थानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। संसद द्वारा अधिनियम केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह आयोग भ्रष्टाचार की जांच करने की शक्ति रखता है और इसका वर्णन संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग, अनुच्छेद 268 में संघ द्वारा किया जाने वाला राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क का वर्णन है, जबकि अनुच्छेद 276 में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजन कर का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 अ में के अंतर्गत देश के किसी क्षेत्र में विशेष स्थिति प्रदान की गई है? नागालैंड, हैदराबाद और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, लद्दाख। हैदराबाद और कर्नाटक। संविधान के भाग 13 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध वाले अनुच्छेद 370 अब निरसित के अलावा अनुच्छेद 371 ए नागालैंड, 371 ब महाराष्ट्र और गुजरात, 371 स मणिपुर, 371 द आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 371 एफ सिक्किम, 371 जी मिजोरम, 371 एच अरुणाचल प्रदेश, 371 जे हैदराबाद और कर्नाटक को शामिल किया गया है। न्याय व्यवस्था केंद्र एवं राज्य। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो गोलकनाथवाद 1967 में, केशवानंद भारतीवाद 1973 में, शंकरी प्रसादवाद 1951 में और सज्जन सिंह वाद 1965 में। तो किस में किया गया है? केशवानंद भारतीवाद 1973 में। संविधान की आधारभूत संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो संविधान और भारतीय राजनीतिक और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। इन प्रावधानों को संविधान संशोधन के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। यद्यपि संविधान में आधारभूत ढांचा वस्तुनिष्ठ रूप से उल्लिखित नहीं है, किंतु न्यायालय के विभिन्न वादों के निर्णय के माध्यम से इसे स्पष्ट समझा जा सकता है। भारत में संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारतीवाद 1973 द्वारा स्पष्ट किया गया है। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है राज्यपाल में, भारत के निर्वाचन आयोग में, जिला पंचायत राज अधिकारी में और राज्य निर्वाचन आयोग में। तो राज्य निर्वाचन आयोग में। अब देखते हैं भारत की अर्थव्यवस्था।
निम्नलिखित सूचकांक में कौन सा मानव विकास सूचकांक HISDI की गणना सम्मिलित नहीं की जाती है? तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और सामाजिक असमानता। तो सामाजिक असमानता। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? सिरगणना विधि, कैलोरी विधि, पारिवारिक उपभोग व्यय, प्रति व्यक्ति आय। तो इसमें देखिए सिरगणना विधि और कौन सा किया जाता है? कैलोरी विधि भी किया जाता है और फिर पारिवारिक उपभोग व्यय, तीनों विधियों को अपनाया जाता है। निम्नलिखित निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? अलग समिति, लकड़वाल समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति। तो अलग समिति द्वारा। वाई के अलग की अध्यक्षता में योजना आयोग ने 1979 में इस समिति का गठन किया। इस समिति ने पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग-अलग मात्रा निर्धारित की, जो क्रमशः 2100 कैलोरी, 2400 कैलोरी थी। अतः स्पष्ट है कि अलग समिति ने पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। गरीबी की संस्कृति पर विचार प्रस्तुत किया है ऑस्कर लुईस द्वारा, गुन्नार मिंडल द्वारा, आशीष बोस द्वारा, अमर्त्य सेन द्वारा। तो ऑस्कर लुईस द्वारा। गरीबी की संस्कृति का विचार ऑस्कर ऑस्कर लुईस ने प्रस्तुत किया था। इन्होंने मैक्सिको के अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष दिया कि निर्धनता की संस्कृति में केवल व्यक्ति केवल वर्तमान के बारे में सोचकर और वह भाग्यवादी हो जाता है, उनमें हीनता की भावना प्रबल बढ़ जाती है तथा बच्चों की दशाओं में रहने का प्रशिक्षण दिया जाने लगता है। ऑस्कर लुईस अमेरिका के मानव शास्त्री थे और ये भारत 1951 में आए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गांव रामपुरा का अध्ययन किया और ग्रामीण संवेदनशीलता की अवधारणा को विकसित किया। भारत ने 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का रखा है? 2022, 24, 26, 28। 2024 तक। केंद्रीय बजट 2020-21 ये पुराने आंकड़े हैं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, लेकिन इसे ये पुराने आंकड़े हैं, ठीक है। केंद्रीय बजट 2020-21 का उत्कृष्ट कॉरपोरेशन बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा को बढ़ा दिया गया 9%, 10%, 12%, 15%। तो 15%। ठीक। विकास अन्वेषण और मूल्यांकन कार्यालय में जो दीर्घकालीन नीति का अन्वेषण करता है, निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, सचिवालय, नीति आयोग। तो नीति आयोग के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारी, दुकानदारों और स्वरोजगारों वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है? तो 18 से 40 वर्ष के आयु के लोग इसके पात्र हैं। उनका वार्षिक लेन-देन टर्नओवर रुपया 1.5 करोड़ से अधिक ना हो। राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं। इसके अंतर्गत रुपया 300 का मासिक पेंशन सुनिश्चित है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र नहीं हैं। फायर अलार्म ने निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटो सेल का, पानी का, सौर सेल का या उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो फोटो सेल का। ठीक है। फायर अलार्म जो होता है उसमें फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। यह स्वचालित फायर अलार्म सिस्टम का निर्माण दहन से जुड़े पर्यावरणीय बदलावों पर निगरानी रखकर आग के अवांछित मौजूदगी का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करनी है। देखिए, यहाँ धातु दिया है, उनके गुणधर्म दिए हैं। सोडियम विद्युत का अच्छा सुचालक, पारा कमरे के ताप का द्रव,
और चांदी ऊष्मा का कुचालक और शीशा क्या है? चाकू से आसानी से कट जाता है। ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा? सोडियम जो है चाकू से आसानी से कट जाता है। ठीक? उसके बाद मरकरी, तो मरकरी सामान्य ताप में कहाँ रहता है? कमरे में। सामान्य ताप में द्रव अवस्था में रहता है, जिसे आप पारा के नाम से जानते हैं। और पारा जो है वो थर्मोमीटर में भरा जाता है। ठीक है? और ये नॉर्मल टेम्परेचर में भी क्या रहता है? द्रव की अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड स्टेज में पाया जाता है। सिल्वर, तो सिल्वर देखिए विद्युत का अच्छा क्या है? सुचालक है। और लेड क्या है? ऊष्मा का कुचालक। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीथीन। तो इसमें है आपका नियोप्रीन। थर्मोप्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक पॉलीमर है जो तापमान बढ़ाने पर अधिक कोमल और तापमान गिरने पर अधिक ठोस हो जाता है। टेफ्लॉन, पॉलीस्टराइन और पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं, जबकि नियोप्रीन एक विशेष प्रकार का संश्लेषित रबर है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? फाइब्रिन, लेक्सॉन, नियोप्रीन, टेफ्लॉन। तो इसका है फाइब्रिन। फाइब्रिन रक्त के प्राकृतिक तरीके में पाए जाने वाला एक पदार्थ है जो प्लेटलेट्स के साथ मिलकर रक्तस्राव के स्थान पर रक्त का थक्का बनाकर स्राव को रोकता है, जबकि लेक्सॉन, नियोप्रीन तथा टेफ्लॉन कृत्रिम पदार्थ है। सूची के एक को सूची दो से क्या करना है? सुमिलित करना है। नीला थोथा, कृत्रिम वर्षा, इयोसिन कवकनाशी, सिल्वर आयोडाइड लाल स्याही और जिंक फॉस्फेट कृतंकनाशी, रोडेंटनाशी। ठीक है? तो इसका हो जाएगा नीला थोथा जो है वो कैसा होता है? कवकनाशी, है ना? और इयोसिन क्या है आपका? लाल स्याही। सिल्वर आयोडाइड क्या है आपका? कृत्रिम वर्षा। और जिंक फॉस्फाइड है आपका कृतंकनाशी। ठीक है? निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? क्लोरोफिल, कोलेजन, कैरोटीन और मायोग्लोबिन। तो ये है आपका मायोग्लोबिन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? हिंग, शिलाजीत, सुहागा। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हिंग। हिंग सौंफ प्रजाति का एक यूरानी मूल पौधा है। ये पौधे भूमध्य सागर क्षेत्र से लेकर मध्य एशिया तक पाए जाते हैं। भारत में कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से में उगाए जाते हैं। इस पौधे के विभिन्न वर्गों के भूमिगत प्रकंदों और ऊपरी जड़ों को रिसने वाले शुष्क वानस्पतिक दूध को हम क्या कहते हैं? हिंग प्राप्त करते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम के आधार पर परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन, प्रतिरूपण, संयोजन, प्रजनन। तो इसका हो जाएगा उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का एक ऐसा अनुक्रम है जिससे सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं के से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। जीन क्रोमोसोम सोम पर स्थित डीएनए की बनी एक अति सूक्ष्म रचनाएं हैं जो आनुवंशिक लक्षणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर क्या करता है? स्थानांतरित करता है। जब किसी जीन के डीएनए में कोई स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। मानव शरीर का प्रोटीन पाचन निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा प्रारंभ होता है? यकृत, मुंह, छोटी आंत, आमाशय। तो आमाशय में। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है। आमाशय से पेप्सिन नामक एंजाइम ऑक्सीटिन ग्रंथियों की गैस्ट्रिक चीफ सेल द्वारा स्रावित होता है, जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। और भोजन का अधिकांश पाचन जो है वो कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? सूखा रोग, घेंगा, रक्तअल्प, बेरी-बेरी। तो बेरी-बेरी रोग हो जाएगा। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम थायमिन है और बेरी-बेरी विटामिन बी की कमी से होने वाला कुपोषण जन्य रोग है। विटामिन वर्ग में विटामिन बी 1 तंत्रिका शोथ अवरोधी होता है और यह उसना चावल, कुटे और कम पॉलिश किए गए चावल में पाया जाता है। मशीन से पॉलिश करने पर भूसी के साथ चावल के दाने का
परिस्तर और अंकुर भी निकल जाता है। इसी भाग में B1 प्रचुर मात्रा में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है? के, ई, ए, सी। तो विटामिन के। रक्त का थक्का जमने के लिए प्रोथ्रोम्बिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विटामिन के यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में भाग लेता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थप्पा नहीं जमता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? नेप्थोक्विनोन। विटामिन के वसा में विलेय विटामिन है और जो मानव द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या करता है? जरूरी है। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। केवल एक कूट सही है, दोनों सही है, दो सही है। एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। एक और दो दोनों सही हैं। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। तो हरियाणा का। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता है, यह भारत का एक संरक्षित क्षेत्र है। यह चंबल नदी पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिबिंदु क्षेत्र पर वर्ष 1978 से 1989 में क्या किया गया था? स्थापित किया गया। 1978 से 1979 में स्थापित किया गया था। इस अभयारण्य में लाल मुकुट वाले कछुओं और गंगा डॉल्फिन का संरक्षण किया जा रहा है। अब इधर राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हो, इधर राज्य दे रखा है। इंद्रावती झारखंड, मोलेम हरियाणा, कलेसर गोवा, बेतवा छत्तीसगढ़। तो इसका हो जाएगा आपका इंद्रावती जो है वो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद आपका मोलेम कहाँ है? झारखंड में। और उसके बाद सॉरी, मोलेम कहाँ है आपका? गोवा में। और कलेसर कहाँ है? झारखंड में। और उसके बाद सॉरी, कलेसर कहाँ है आपका? हरियाणा में। और बेतवा कहाँ है आपका? झारखंड में। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, मोलेम गोवा में, कलेसर हरियाणा में और बेतवा झारखंड में। सुपोषण यूट्रिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। यह जल निकाय के पोषक तत्व का संवर्धन की घटना है। एक कूट सही है, दो सही है, दोनों सही है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो दोनों सही हैं। नदियों, झीलों तथा तालाबों में जल में अजैविक तथा जैविक पोषक तत्वों के सांद्रण में वृद्धि होने से सुपोषण हो जाता है, जिससे जल के शैवाल की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। फलतः यह जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा क्या होने लगती है? कम हो जाने से जलीय जीव मरने लगते हैं तथा अवावी की स्थिति उत्पन्न होने पर दुर्गंध युक्त सड़न पैदा हो जाती है। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ काल क्रम के अनुसार क्या करिए? व्यवस्थित करिए। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम। सबसे पहले कौन सा है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रोजेक्ट टाइगर, फिर है आपका प्रोजेक्ट हाथी, उसके बाद जैव विविधता अधिनियम। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992 और जैव विविधता अधिनियम 2002 में। एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है जैव भू रसायन चक्र, जैव भूगर्भिक चक्र, पारिस्थितिक अनुक्रम चक्र, जैव चक्र। तो यह कहता है जैव भू रसायन चक्र। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह पे औसतन तापमान होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -18 डिग्री, -5 डिग्री, -20 डिग्री। तो हरित गृह के प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान में अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है।
इन हरित गृह गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन आदि गैसें शामिल हैं। इन हरित गृह गैसों के अभाव में पृथ्वी का औसतन तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। समुदायों के पूर्ण क्रम में जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है पारिस्थितिक अनुक्रम, शीयर, सामुदायिक गतिकी, जय भार का पिरामिड। तो ये है आपका शीयर। पारिस्थितिक तंत्र के विकास के अनुक्रम में संक्रमणकारी अवस्थाओं का शीयर कहा जाता है। संक्रमणकारी अवस्थाओं को क्या कहा जाता है? शीयर कहा जाता है। और यह पारिस्थितिक तंत्र के श्रृंखलाबद्ध क्रमिक विकास को दर्शाता है। यह क्रमिक विकास प्राथमिक अनुक्रम से शुरू होकर अंतिम अनुक्रम अर्थात जलवायु चरम तक होता है, जबकि लंबी अवधि के समय के साथ किसी भी पारिस्थितिक समुदाय की प्रजाति संरचना क्रमशः बदल जाना पारिस्थितिक अनुक्रम कहलाता है। पोषकी सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंधन करना, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण का प्रबंधन करना। तो इसका हो जाएगा सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखने के हेतु पर्यटन और पर्यावरण का प्रबंधन करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। तो इसका हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन सम्मिलित है, जबकि कृत्रिम रूप में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जीवाश्म ईंधन जैसे डीजल, कोयले के दहन के स्वरूप उत्पन्न होती है। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार के से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्गीकरण का अंश नहीं है? परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण। तो इसका हो जाएगा परिचालन पर्यावरण। सामान्य पर्यावरण के अंतर्गत भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैव पर्यावरण आते हैं, जबकि परिचालन पर्यावरण के अंतर्गत को इसके अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाता है। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था एल्टन द्वारा, बोनेट द्वारा, बर्कले द्वारा, रेडजिल द्वारा। तो बोनेट द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? समुद्र जल स्तर का बढ़ाना, हिमनद का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का विरंजक होना। तो 1 2 3 सही है, केवल 2 3 सही है। 1 2 1 3 4 सही है, 1 2 3 4 सारे सही है, तो इसमें सारे सही है। समुद्र स्तर का जल बढ़ना, हिमनद का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का विरंजक होना, नदियों में बाढ़, वर्षा प्रतिरूप में परिवर्तन, प्रवर्षण में वृद्धि, ये सब वैश्विक तापन के प्रभाव के कारण हो सकते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए सही कूट से उत्तर चुनिए। जीव पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट प्रकाशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन और द लिमिट टू ग्रोथ। तो इसका हो जाएगा द लिमिट टू ग्रोथ 1972 में। फिर है ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन 1987 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन 1989 में, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण को से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा प्रारंभ हुई और वह प्रतिवेदन था जलवायु परिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन, ऑफर ऑफ कॉमन फ्यूचर, जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन और पांचवा मूल्यांकन प्रतिवेदन। तो ये था आपका आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर सतत विकास की अवधारणा का प्रतिपादन 1987 में ब्रंटलैंड आयोग द्वारा किया गया। ब्रंटलैंड आयोग द्वारा जारी पत्र हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर में ही पहली बार सतत विकास का शब्द प्रयोग किया गया।
सतत विकास की अवधारणा के तहत वर्तमान पीढ़ी अपने विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करती है कि उसका न्यूनतम क्षरण हो और भावी पीढ़ियां प्राकृतिक संसाधनों से वंचित न हो। अतः सतत विकास के तहत पर्यावरण एवं पारिस्थितिक को संरक्षित रखने हेतु विकास किया जाता है। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंट, जिसने विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक हैं कैरोलीन मर्चेंट, कार्ल मार्क्स, रेचल कॉर्सन और राजगोपाल। तो इसके थे रेचल कॉर्सन। साइलेंट स्प्रिंट की लेखिका रेचल कॉर्सन थी। यह पुस्तक 27 सितंबर 1962 को प्रकाशित हुई थी। यह पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव पर आधारित थी। रेचल कार्सन एक अमेरिकी पर्यावरणविद थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? प्रकृति आवास का नष्ट होना, जंगलों में आग लगा देना, वन्य प्राणियों और का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का एक प्रमुख कारण प्रकृति आवासों का नष्ट होना, जंगलों में आग, वन्य प्राणियों का अवैध व्यापार, और जबकि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि इसके प्रमुख कारणों में शामिल नहीं है।